Good morning, students. It is lecture for class 11th RBSC Hindi medium. Okay. The chapter is 5 and lecture is 1. Chapter 5 क्या है? ऊष्मागतिकी. ठीक है, ऊष्मागतिकी. अब देखिए, ये जो ऊष्मागतिकी जो है क्या है? चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी. ऊष्मा तो सबको पता है, हम ऊष्मा देते हैं. ऊष्मा माने हीट. ठीक है, तो और गतिकी का मतलब गति करना. तो ये क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है. ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है. यानी ऊष्मा यदि कहीं गति कर रही है तो किस तरीके से गति कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है. तो हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं. तो ऊष्मा गतिकी का मतलब पहले समझ में आना चाहिए कि ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करेंगे. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें ऊष्मा गतिकी में जो प्रयुक्त टर्म, पद का मतलब प्रयुक्त पद, कि क्या हम पदों को यूज करते हैं. जैसे आप देखो, एक होता है निकाय और एक होता है परिपार्श्व. निकाय और परिपार्श्व. ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन दोनों से मिलकर बनता है ब्रह्मांड. ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो निकाय है वो क्या है. ठीक है, निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग, जिस पर अध्ययन किया जाता है, जिस पर अध्ययन या प्रेक्षण किया जाता है. अभी पहले मैं जो लिख रही हूं, प्रेक्षण किया जाता है. यही ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर अध्ययन किया जाता है. ठीक है, और परिपार्श्व क्या है? परिपार्श्व है कि शेष बचा भाग ब्रह्मांड का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? परिपार्श्व. और इन दोनों का योग क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है. ठीक है, कैसे? जैसे आप ये मानकर चलिए कि ये गिलास है, इसमें पानी रखा हुआ है. ये है यूनिवर्स, मतलब ये है ब्रह्मांड. अब ब्रह्मांड में ये वाला भाग जो ग्लास है, ये क्या है? ये है निकाय. कि निकाय में जो पानी भरा हुआ है, निकाय का मतलब ये जो गिलास के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पर हम प्रेक्षण कर रहे हैं. क्लियर? ये है निकाय. और निकाय और ब्रह्मांड के बीच का जो भाग है, जब इसको गर्म करेंगे तो ऊष्मा भाग निकलेगी. ये भाग क्या है? परिपार्श्व. क्लियर? तो ब्रह्मांड का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? परिपार्श्व. और दोनों को मिलकर हम कहते हैं ब्रह्मांड. क्लियर? अब निकाय कितने प्रकार के होते हैं? अब निकाय का प्रकार देखिए. निकाय के प्रकार. निकाय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय. खुला निकाय क्या होता है?
जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा व ऊर्जा का आदान प्रदान हो। जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, तो अब इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये यहां से पदार्थ बाहर भी जा सकता है। सॉरी, आप ये कहोगे इसमें कि जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा, द्रव्यमान व ऊर्जा का आदान प्रदान निकाय व परिपार्श्व के मध्य हो, परिपार्श्व के मध्य हो। क्या मतलब हुआ? ये गिलास रखा है खुले एरिया में, तो इसको चारों तरफ से जिसने कवर कर रखा है वो क्या है? परिपार्श्व है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पदार्थ बाहर जाते, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये वाष्प वाहन बनकर जाएगी, भाप बनेगी, बाहर से भाप आ भी सकती है अंदर, तो ऊष्मा भी जा रही है बाहर से और पदार्थ आ भी रहा है, तो दोनों का आदान प्रदान होता है। वो तो खुला निकाय कहलाता है। बंद निकाय क्या है? बंद निकाय वो निकाय है जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान, और विलगित में किसी का भी आदान प्रदान ना हो। क्लियर? किसी का भी आदान प्रदान ना हो, ठीक है। यानी जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? निकाय और परिपार्श्व के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो विलगित में जैसे आप देखते हो थर्मस, थर्मस क्या होता है? थर्मस में कोई चीज रख लेते हो तो वो गर्म भी गर्म रहती है, ना तो उसमें से ऊष्मा या ऊर्जा बाहर जाती है, ना कोई द्रव्यमान, कोई पदार्थ आता है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से बंद निकाय में क्या है कि बंद निकाय का एग्जांपल है बंद बीकर में रखा अभिकर्मक। ये बंद है, इसके ऊपर आपने कुछ ढक रखा है, तो द्रव्यमान तो आ जा नहीं सकता लेकिन ऊष्मा तो आ जा सकती है, ठीक है। तो ये निकाय के प्रकार हो गए। अब आप देखिए, अब आता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण। गुण कितने प्रकार के हैं? प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की हैं? एक गहन गुण, एक विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण को कहते हैं एक्सटेंसिव और गहन को कहते हैं इंटेंसिव, ओके। तो जो गुण है वो दो प्रकार के हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है वे गुण जो किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो मात्रा पर और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो विस्तीर्ण में देखो जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन, द्रव्यमान, ठीक है, और ऊर्जा, ऊर्जा, सांद्रता, मोल, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, मतलब ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, सांद्रता नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका? देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सांद्रता, ताप, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ताप का मतलब आप तापमान लिखेंगे, क्वथनांक आदि, क्लियर। तो ये हो गया कि कौन कौन से गुण हो सकते हैं। अब आप आ जाइए
कि निकाय की अवस्था पर, कि हम निकाय की अवस्था को कैसे बताएंगे। तो देखिए निकाय की अवस्था, निकाय की अवस्था को हम किसी भी निकाय की अवस्था, स्टेट को निकाय की अवस्था, निकाय की अवस्था को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किसी भी निकाय की अवस्था, यानी निकाय की अवस्था को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अवस्था चर से। अवस्था चर से, अवस्था चर क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल यानी जो अंतिम, जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से स्टेट वेरिएबल, जैसे तापमान मतलब टेम्परेचर, और आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी, मैं यहाँ पर टर्म बता रही हूँ आपको, एंथैल्पी को H, एंट्रोपी S, गिब्स मुक्त ऊर्जा G आदि। तो ये तो अवस्था चर हो गए। और कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं, ये तो स्टेट वेरिएबल हो गए। निकाय की अवस्था को हम बहुत सारी चीजों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन, मोल की संख्या आदि, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब फंक्शन किसी भी निकाय की, यदि निकाय की अवस्था जो स्टेट वेरिएबल है वो तो किस पर निर्भर करेंगे, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करेंगे। ठीक है, और वे चर, और वे चर जो पाथ वेरिएबल्स, ये अवस्था चर है, ऐसे ही पथ चर। पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल जो होते हैं जो पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। जैसे कार्य हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कार्य जो है या फिर ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे, पथ से, किस रास्ते से प्रवाहित हुई, कार्य किस रास्ते से किया गया है, ऊष्मा किस जगह प्रवाहित हुई है, लेकिन ये अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर अब आप देखिए प्रक्रम, कितने प्रकार के प्रक्रम होते हैं ऊष्मागतिकी में। अब आपके पास प्रक्रम आते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, समतापीय प्रक्रम, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है कितने प्रकार का हो सकता है, समतापीय, समदाबीय, समायतनिक और रुद्धोष। 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। समतापीय का मतलब जहां ताप समान रहे, यानी ताप स्थिर रहे, जहां पर दाब स्थिर रहे, जहां पर आयतन स्थिर रहे। रुद्धोष का मतलब जहां पर Q, ऊष्मा स्थिर रहे। ठीक है, ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, यदि ताप स्थिर रहेगा तो ताप में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यहाँ पे दाब में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों प्रक्रमों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर, अब आ जाइए उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो किस प्रकार के होते हैं। उत्क्रमणीय को हम रिवर्सिबल कहते हैं और अनुत्क्रमणीय को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल में देखिए, पहली बात
उत्क्रमणीय प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में होते हैं, जो दोनों दिशाओं में होते हैं, जो एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं उसमें साम्यावस्था से विचलन, साम्यावस्था से विचलन अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, जबकि इसमें साम्यावस्था से विचलन, इसमें साम्यावस्था होती नहीं है, इसमें क्या होता है, विचलन जो होता है कैसा होता है, काफी बड़ा होता है। इसमें जो विचलन है काफी ज्यादा मात्रा में होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। तीसरा अभी मैं बताऊंगी, इसको समझाऊंगी कि साम्यावस्था से विचलन अत्यंत सूक्ष्म होता है। जैसे मान लीजिए ये एक आपका पात्र है, इसमें गैस भरी हुई है और यहाँ पर आपने पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पर फोर्स लगा रखा है, यहाँ पर छोटे छोटे बाट लगा रखे हैं। अब आपने यहाँ से दोनों के बीच का प्रेशर, अंदर का और बाहर का जो दाब है वो बराबर है, क्लियर। अब आपने यहाँ से एक बाट हटा दिया तो उसका वेट कितना है, बहुत कम है, ठीक है। तो वो हटाया थोड़ी देर में ही, ये क्या होगा, वापस से, मतलब जो डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम, देखो साम्य है, साम्य का मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर जो दाब था, यहाँ पर जो दाब है बाह्य और यहाँ पर जो गैस का अंदर दाब है, ये बराबर है, P एक्सटर्नल बराबर P गैस। अब आपने P एक्सटर्नल थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो P एक्सटर्नल थोड़ा सा बढ़ाया तो P गैस क्या हो गया, गैस माइनस dP। दाब में कितनी कमी की है, जो dP है ये बहुत छोटा है, चेंज इन प्रेशर जो विचलन हुआ है वो बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में है। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो बहुत मंद गति से होता है, ये तीव्र गति से होता है, ठीक है। और ये जो है, जो रिवर्स, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और ये पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है तो पूर्ण होगा ही होगा, ये दोनों दिशाओं में चल रहा है तो ये कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद आती है आंतरिक ऊर्जा। अब हम कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है, तो ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो है वो बहुत प्रकार के हैं। तो अब आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अब हम हर एक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी गुण, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आने लगा होगा कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। देखो, अब है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। देखो कुछ टर्म है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो सबने पढ़ लिया, तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को हम किस सिंबल से बताते हैं, किस प्रतीक से बताते हैं, U से बताते हैं। यह क्या है, यह अवस्था फलन है। सबसे पहली बात, यह अवस्था फलन या अवस्था चर है। इसका मतलब यदि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो किस पर निर्भर करेगी, अंतिम माइनस प्रारंभिक पर, इनिशियल अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर निर्भर करेगी, क्लियर। आंतरिक ऊर्जा का मतलब है
कि पदार्थ के अंदर उपस्थित ऊर्जा, पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कंपन ऊर्जा हो सकती है, घूर्णन ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। ये हो गई आंतरिक ऊर्जा। फिर उसके बाद आपके पास आता है कार्य। कार्य क्या है? कार्य को बताते हैं W से। ये कैसा है? ये पथचर है, पथचर या पथफलन, यानी ये पथ पर निर्भर करता है। क्लियर? अब आप देखिए कि जो कार्य है वो दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यदि कार्य यानी निकाय पर काम होता है, निकाय पर हो रहा है कार्य, निकाय पर होता है या निकाय द्वारा किया जाता है। यदि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है ठीक है, निकाय पर कार्य होता है और निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए पथचर होता है और कार्य क्या होता है? देखो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य को बल गुणा विस्थापन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब आप देखिए, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो वो माइनस होता है और निकाय पर कार्य किया जाता है तो वो प्लस होता है। कैसे? जैसे अब आप देखो, ये आपके पास एक पात्र है, इस पात्र पर में कुछ गैस भरी हुई है, ये पिस्टन है, ठीक है। ऊपर से जो गैस के अंदर का दाब है जिसे हम बता रहे हैं पी गैस, ठीक है, और बाहर का दाब है पी बाह्य। क्लियर? जब पी बाह्य बराबर है पी गैस के तो ये यहीं पर बना रहेगा, इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। क्लियर? आप इसको पी गैस भी कह सकते हैं या सिर्फ पी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये क्या है? आपका निकाय, निकाय, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन हुई कि अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को नीचे खिसका दिया, इस पिस्टन को आप नीचे ले आए, तो जो आयतन पहले था उससे आयतन क्या हो गया? कम हो गया। पहले आयतन यदि V1 था तो अभी आयतन क्या हो गया? V1 से V2 पे आ गया। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, यहां पर हो क्या रहा है कि आपने पिस्टन को दबाया, पिस्टन को दबाया तो इसका मतलब P बाह्य क्या हो गया? ज्यादा हो गया P से। गैस का जो दाब पीजी का मतलब गैस का जो दाब है, ये निकाय का जो दाब है उसकी तुलना में बाह्य ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यदि और प्रक्रिया क्या हुई? संपीड़न। क्या हुआ? संपीड़न। गैस सिकुड़ गई, गैस का आयतन कम हो गया, ठीक है। क्लियर? तो अब ये पहला केस है कि जब आपने गैस को संपीड़ित किया, कब? जबकि P बाह्य ज्यादा है P से, तो कार्य क्या होगा इस स्थिति में? तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो होगा क्या? माइनस P बाह्य डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर? ठीक है। कार्य होगा W बराबर माइनस P बाह्य डेल्टा V। समझ में आ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम, दाब जब ज्यादा है। अब यहां पर कार्य किस पर हुआ है? निकाय पर हुआ है, तो निकाय पर कार्य हुआ है। अब आप देखो वॉल्यूम क्या हो गया? V2
डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। क्लियर है ना? डेल्टा V का मतलब ये होगा निकाय पर कार्य हुआ है यहाँ पर। क्लियर? और यदि इस तरीके से होता, ठीक है, कि यदि मान लीजिए क्या होता, प्रसार होता, ठीक है, तो प्रसार में क्या होता, प्रसार में जो है P गैस ज्यादा हो जाता, P गैस P माइनस, तो पिस्टन ऊपर चला जाता, पिस्टन कहाँ चला जाता, ऊपर। यहाँ पर गैस संपीड़ित हुई है, यहाँ पर गैस फैली है, तो अभी जो V1 था, V1 जो पहले था, अभी ये क्या हो गया, V2। आयतन क्या हुआ यहाँ पे बढ़ गया आयतन। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? तो संपीड़न में क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए, प्रसार में क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर हमारे पास ये, तो ये आपका केस 1 हो गया, ये आपका केस 2 हो गया। अब यदि दाब आयतन वक्र दिया हुआ है, दाब आयतन वक्र दिया हुआ है, तो उस केस में कार्य क्या होगा, ये तीसरा केस है, तो उस केस में जो कार्य है वो क्या होगा, आयतन, दाब आयतन, दाब आयतन दाब आयतन वक्र का क्षेत्रफल, उसका जो एरिया है वो होगा। क्लियर? अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी। ठीक है, अब यदि प्रक्रिया, अब चौथा केस क्या है कि यदि आप उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है, अभी आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों बताए थे, और संपीड़न क्या है और प्रसार क्या है ये बताया है। यदि उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य होगा -2.303 nRT log V2/V1 होगा। ठीक है, और यदि, और आपको पता है P1 बराबर P2V2 होता है, तो V2/V1 किसके बराबर हो जाएगा, P1/P2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उत्क्रमणीय प्रसार का मतलब हमने जो विचलन हुआ है वो बहुत सूक्ष्म है, तभी तो मतलब बहुत सूक्ष्म टाइप का है। क्लियर? और यदि पांचवा केस क्या है, यदि मुक्त प्रसार है, मुक्त प्रसार यानी कोई कार्य, किसी निकाय पर जो कार्य है, निकाय द्वारा या निकाय पर जो कार्य हुआ है वो कहाँ हुआ है, निर्वात में हुआ है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। मुक्त प्रसार में कार्य कैसा होता है, शून्य होता है, क्योंकि मुक्त प्रसार में दोनों तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। दोनों ही स्थिति में कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे, फिर इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ। थैंक यू।